हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। रियल एनालिसिस का ये लेक्चर नंबर 1 है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े हुए हैं तो ये टारगेट 2022 के लिए CSIR नेट MH सेट महाराष्ट्र सेट के लिए एक टारगेट बैच है, प्रिपरेशन बैच है, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक रियल एनालिसिस। सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत मैं एक सबसे बड़े क्वेश्चन से करूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय रियल एनालिसिस। व्हाट डू वी मीन बाय रियल एनालिसिस एंड व्हाई डू वी स्टडी दिस सब्जेक्ट। एंड स्टडी तो ठीक है, ये है क्या बेसिकली। ठीक है, इसको हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि रियल एनालिसिस आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है पिक्चर में। मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चीज होती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक मैं सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। इसको भी हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसीलिए देखिए, ये आर मैंने यहाँ पे, अगर आपने ऐसे किसी ने नोटिस किया हो तो मैंने आर ऐसे बनाया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी में हम और डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि आपको आइडिया होगा। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, हम उसको एक लाइन पे प्लेस करते हैं और हम इसको कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, इस रियल लाइन का कोई एंड नहीं होता। मतलब इधर ये माइनस इन्फिनिटी और इधर ये प्लस इन्फिनिटी। एक नोटेशन के तौर पे सेंटर होता है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं या जीरो कहते हैं। इस तरफ सारे पॉजिटिव्स, इस तरफ सारे नेगेटिव्स। असेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई एलिमेंट राइट में है, दैट मीन्स वो अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है और लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको ऑर्डर एग्जाम कहते हैं, वो रियल लाइन में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं रियल लाइन। यहाँ कहा जाता है कि आप रैंडमली अपने पेन से एक टैप करेंगे। लेटेस्ट से मैंने यहाँ टैप किया, ये पॉइंट भी एक नंबर को दर्शाता है, एक नंबर को करेस्पॉन्ड करता है। और हर नंबर अल्फा के लिए, कोई भी नंबर अल्फा जो आर में होगा, उसके लिए एक पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट और यूनिक पॉइंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस क्या है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ऑफ रियल्स एंड द रियल लाइन। ठीक है, हर नंबर के लिए एक यूनिक प्लेस होगा कहीं ना कहीं, और हर प्लेस यानी कि किसी भी प्लेस को रैंडमली चूज करेंगे तो वहां से उठ के एक नंबर आएगा अल्फा। ठीक है, ये है बेसिक, ये भी बुनियाद है रियल एनालिसिस की। तो रियल एनालिसिस बेसिकली है क्या, ये जो रियल शब्द है, ये डिनोट करता है रियल नंबर सिस्टम को। इस सिस्टम को डिनोट करता है, इस सिस्टम की स्टडी को ही कहते हैं रियल एनालिसिस, रियल नंबर सिस्टम की स्टडी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम में है क्या, रियल लाइन है। उसके बाद इस सिस्टम में जो नंबर्स हैं, सबसे पहले हम उस नंबर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को क्या कहते हो, इसमें आप रियल नंबर सिस्टम को, ये जो नंबर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है ना, कौन लिमिट पॉइंट है, एडहेरेंट पॉइंट है, कहाँ आपका नेबरहुड है ना, एंड बहुत सारी चीजें। इस चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट सेट, जो कि अगला टॉपिक होगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। यानी कि इस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। अब बात निकली है तो एक बात और भी हो जाए, टोपोलॉजी का मतलब क्या है। टोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ स्पेसेस। कोई पूछे टोपोलॉजी क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हैं हम टोपोलॉजी, जब हमारे पास रियल एनालिसिस है जो रियल नंबर सिस्टम को एनालाइज करता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम और उस पर डिफाइंड फंक्शंस को एनालाइज करता है, मेट्रिक स्पेस है जो क्या करता है, जो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे होती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, ये डिफरेंस ही इसका डिस्टेंस है। लेकिन मान लो, क्या कभी सपोज आप में से बहुत सारे लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ, लेटर से आयुष ये डिमांड करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के डिस्टेंस ऐसे नहीं नापी जाएगी, मतलब ये मेजरमेंट नहीं होगा कि बस डिफरेंस ले लिया, मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया और डिस्टेंस आ गई। फिर आयुष ये चाहते हैं कि क्यों ना मैं अपनी तरह से इसकी डिस्टेंस नापूं, है ना, अपनी तरह से डिफाइन करूं इस। तो आप जब डिस्टेंस फंक्शन को, यानी कि जो ओरिजिनल डिस्टेंस, क्लासिकल डिस्टेंस यहाँ हुआ करती थी, उसको एक फंक्शन बना के खुद से डिफाइन करने लगते हैं, ऑफ कोर्स विच सेटिस्फाई सर्टेन एग्जाम्स। ऐसा नहीं होगा कि आयुष जो चाहेंगे वो यहाँ पे फ्रेम कर लेंगे, है ना, वो कुछ एग्जाम, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसको मीट्रिक की कंडीशन कहते हैं।
ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, आपने मीट्रिक डिफाइन कर दी तो वो थोड़ा सा उठ के क्या हो गया, मीट्रिक स्पेस हो गया। और इस पे फिर वही इस पे बेसिस कैसे बनेंगे, ओपन बॉल्स कैसे बनेंगी, है ना, कैसे दिखेंगे पॉइंट्स, कैसे दिखेंगे ओपन सेट, फंक्शन कैसे आएंगे, उनकी कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, हम बहुत सारी चीजें इस पे स्टडी करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ मीट्रिक स्पेसेस। लेकिन क्या हमेशा ये जरूरी है कि दो गिवन पॉइंट्स के बीच, लेट अस से ये x है और ये y है, इन दो गिवन पॉइंट्स के बीच में हमेशा हम डिस्टेंस मेजर कर पाए? So is it possible for every mathematician to just calculate the distance between any two given points in any arbitrary space? Answer is big no. Answer is big no. मतलब जरूरी नहीं है कि आप डिस्टेंस मेजर कर पाए या फिर डिस्टेंस डिफाइन कर पाए। तो टोपोलॉजी बेसिकली ऐसे स्पेसेस का स्टडी है जहां पर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। याद रखिए, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, यानी कि ऐसे स्पेसेस जहां पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, उन स्पेसेस को क्या कहते हैं, वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं टोपोलॉजी। इसलिए कभी भी आप नहीं देखेंगे कि टोपोलॉजी में पॉइंट्स के डिफरेंसेस की बात हो रही है ना। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सब अच्छे बच्चे हैं, एक चीज याद रखिए, याद करिए, जब हम इवन मेट्रिक स्पेस में जो थोड़ा सा ऊपर का स्पेस है, इसमें भी हम कंटिन्यूटी के डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। ये आयुष के डिस्टेंस है, ये आयुष ने जो फंक्शन डिफाइन किया है, चंदन ने जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये उनकी डिस्टेंस है, ठीक है, वो अपने हिसाब से देखें। लेकिन डिस्टेंस कोई भी हो, इट हैज टू बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, इसका भी बड़ा ब्यूटी है, मैं एक अलग क्लास लेता हूँ एप्सिलॉन डेल्टा पे, है ना, व्हेनेवर डी एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, रियल में यही मॉड हो जाता है और छोटा। लेकिन जब आप टोपोलॉजी में आते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा ये सारी चीजें वैनिश हो जाती है, ये खत्म, ये डी नहीं रहता, क्या रहता है, अगर याद करें तो इसमें ओपन सेट्स रहते हैं। क्या रहता है, ओपन सेट। और आज डेफिनेशन जो मोस्ट जनरल डेफिनेशन है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट मस्ट बी ओपन, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो जाती है, ओपन सेट मस्ट बी ओपन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस खत्म हुई, यहाँ पे बात किसके सेंस में हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ओपन सेट्स के बीच में, ओपन सेट्स, है ना, ओपन सेट से हम सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, यानी बेसिस से हम लोग सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, ये स्टडी होती है टोपोलॉजी, ठीक है। अब फिर से वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई रियल लाइन में जो नंबर्स हैं, इनको स्टडी कौन से ब्रांच में करते हैं, इनको स्टडी करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहले हम सेट को समझेंगे, फिर उसकी बारीकियों को समझेंगे, कहाँ नेबरहुड है, कहाँ लिमिट पॉइंट है, ठीक है, और क्या इंटीरियर है, क्या एक्सटीरियर है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद क्या आता है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लेकिन लिमिट के कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं सीक्वेंस सीरीज, है ना, यानी पॉइंट से बनने वाली पैटर्न, और पैटर्न के साथ एक इनफाइनाइट सीरीज, इन चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या स्टडी करते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बाद पॉइंट सेट, यानी कि जब हमने ये समझ लिया कि भाई पॉइंट जो है इस लाइन के अंदर, वो दो पॉइंट के बीच में क्या कितना डिफरेंस है, कौन से पॉइंट कहाँ है, ठीक है, इसको पूरा हमने स्टडी कर लिया, किसके अंदर, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर। ये सब बेटा रियल एनालिसिस के अंदर की बात चल रही है, ठीक है, तो मुद्दा नहीं भूल जाना कहाँ से शुरू किया है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये स्टडी कर रहे हैं हम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न स्टडी करते हैं, इन नंबर से बनने वाले पैटर्न्स। ये पैटर्न बड़े फेवरेट हैं एसएससी बैंकिंग वालों के लिए, ठीक है, आपको भी पढ़ने पड़ते हैं, है ना, तो आप भी समझेंगे कि इनके पैटर्न्स 4, 8, 16 ऐसा आता है ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पैटर्न्स। इनको क्या कहते हो मैथमेटिशियंस, इसको कहते हैं सीक्वेंसेस, ठीक है। आप जैसे मैथमेटिशियन जो बीएससी एमएससी पढ़ के आते हैं, वो कहते हैं सीक्वेंस, है ना। क्या आपने कभी इनको सुना है एसएससी बैंकिंग वालों को 4, 8, वो तो ये देखते हैं कि अच्छा क्या पैटर्न है, क्या जुगाड़ है यहाँ पे, अगला टर्म बताना है, बस उनको नहीं मतलब है इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन भी है या नहीं, है ना। बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि हर सीक्वेंस एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन फिक्स है। क्या फिक्स है, डोमेन फिक्स है। कोडोमेन फिक्स क्यों नहीं है, कोडोमेन फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आप सीक्वेंस रियल बनाना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। अगर रियल बनाना चाहते हैं तो आर लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो सी लिख दीजिए, ठीक है। डोमेन आपका फिक्स होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन बताइए। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन को भी हम सेपरेट स्टडी करेंगे अच्छे से, बट फिलहाल मैं कुछ कुछ चीजें आपको ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक चीजें पता होंगी। तो यस, सीक्वेंस इज अ फंक्शन जिसका
जो डोमेन होता है वो फिक्स होता है, क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर। इसका मशीन जो है, ये मशीन कैसे काम करती है, फंक्शन को मैं मशीन बोलता हूँ, और मैं चाहूंगा कि 4-6 दिन के बाद आप भी मशीन बोलना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली है कि भाई पॉइंट्स को स्टडी कर लिया गया, पैटर्न्स को स्टडी कर लिया गया, अब क्या, अब बात आएगी फंक्शंस। फंक्शन जो इन पॉइंट्स पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें नेचुरल नंबर है, इनमें क्या है, इंटीजर्स है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, एंड ढेर सारे 1/n जैसे सीक्वेंसेस, ब्यूटीफुल पैटर्न्स, है ना, जो नंबर्स को कंसिस्ट करते हैं, ब्यूटीफुल सेट्स। ये इसको मैं अलग से पढ़ाता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत यूजफुल भी है। कुमरेसन, प्रोफेसर कुमरेसन जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा है, ये बड़े काम की चीज है, 1/n, है ना, समझेंगे। अब फंक्शन जब डिफाइन कर ले जाते हैं हम लोग, यानी कि मशीन हमने डिफाइन कर ली, अब मशीन कहाँ से, एक सेट से एलिमेंट उठाती है और दूसरे सेट में रख देती है। अब ये सेट नहीं है, क्या है ये सब सेट है। कहोगे सर सबसेट, अभी तो सेट भी नहीं पढ़ाया, सबसेट। देखो सबसेट का मतलब होता है कि एक कटोरे में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लेटेस्ट से कटोरे में कंचे रखे हुए हैं, ठीक है, क्रिस्टल बॉल्स, वो खेलते हैं जिससे, है ना, और आपने हाथ मारा और कुछ कंचे अपने हाथ में ले लिए। नीचे वाला सेट है, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, फिर आगे तो डेफिनेशन से एक्सप्लेन करूंगा। और ये क्या है, सब सेट, बेसिकली सब कलेक्शन, है ना, सब कलेक्शन, ठीक है, बट विद अ रूल मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसेट, यहां से एक सबसेट किसका, आर का, सबसेट किसका, आर का। क्यों, रियल नंबर सिस्टम में हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जब इन फंक्शंस को हम डिफाइन करना सीख गए तो हमने देखा कि वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और बहुत सारी चीजें फंक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टीज उसकी, मोनोटोनिक फंक्शंस, है ना, बाउंडेड फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, बहुत सारे। अब इन चीजों की स्टडी के बाद अगला नंबर आता है अगला नंबर आता है इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, बड़ी मोटे मोटे तौर पर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से पहले लिमिट एग्जिस्टेंस भी है, पर उसको मैं थोड़ा और अलग सेंस में पढ़ाऊं। डिफरेंशियबिलिटी, है ना, अब डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी ले लीजिए, और बहुत सारी ढेरों प्रॉपर्टीज, हम ये सब स्टडी करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करते हो, ये जो फंक्शन डिफाइन किए थे और ये जो पैटर्न डिफाइन किया था, इसको कर देते हो मिक्स। इसको कर देते हो मिक्स, फंक्शंस और पैटर्न्स। पैटर्न में पहले कौन हुआ करता था, 4, दूसरा 8, 16, फिर लेटेस्ट से, अच्छा, 8, 16, ओके, 32, 64 एंड सो ऑन, ये पैटर्न हुआ करता था। अब जब आप फंक्शंस पैटर्न में प्लेस कर देंगे तो देखिए तस्वीर कुछ ऐसी होगी, x अगला नंबर एक्स स्क्वायर, अगला एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, और ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर n। आपने कहा सर ये भी तो पैटर्न है, मैंने कहा मना कब किया, लेकिन सर इसके अंदर नंबर नहीं है, क्या है, फंक्शंस है। इसी चैप्टर को तो कहते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। यानी कि कौन से पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, जो नंबर के नहीं, फंक्शंस के पैटर्न है, ठीक है। इनका कन्वर्जेंस, इनसे बनने वाले सीरीज, उसका कन्वर्जेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ते हो, उसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। रीमान जैसे जीनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में फंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 12th में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा है, एमएससी तक धीरे धीरे कुछ कुछ पढ़ते आए हैं, पर थोड़ी बहुत जो डाउट्स हैं वो भी हम फिल, गैप्स हैं वो हम फिल कर लेंगे, ठीक है। उनका जो कॉन्सेप्ट था कहते हैं कि रीमान जो है एक शाम बैठे थे, पानी पी रहे थे, ठीक है, और सोच रहे थे, कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं कर रहा था। अचानक से उन्होंने वो ग्लास दीवार पे फेंक दिया, उसके बाद उसके टुकड़े जमीन पे बिखर गए, है ना, ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो ये इसमें कितनी सच्चाई है। ये टुकड़े जमीन पे बिखरे तो उन्होंने कहा कि इन टुकड़ों को रिकलेक्ट करके कैन आई मेक और कैन आई रिकंस्ट्रक्ट माई ग्लास वंस अगेन। और यहां से आइडिया आया कि छोटे छोटे पार्टीशन करके क्या मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर ऐसे किया तो बहुत महंगा पड़ेगा। पहले एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता था, सिर्फ रेक्टेंगल की सहायता से, लेकिन अगर इसको रेक्टेंगल में फ्रेम करोगे तो ये जो ऊपर का एरिया है इसको कौन कैलकुलेट करेगा। तो रीमान ने कहा रुक जाओ मैं बताता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करो, उन पार्ट्स को कैलकुलेट करो, ये जो पार्ट्स हैं इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे जैसे इनके पार्टीशंस फाइंड करते जाओगे, नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ाते जाओगे, आपको एग्जैक्ट एरिया मिलता चला जाएगा, ठीक है। ये है जीनियस रीमान। तो इंटीग्रेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उस पे
कैसे फंक्शंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशंस की होती हैं या रीमान इंटीग्रेबिलिटी की होती हैं, फिर बाउंडेड वेरिएशन जैसे छोटे छोटे टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कहाँ, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का मतलब क्या है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हुआ करती थी कि जब रियल लाइफ में चीजें जब जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई, ठीक है, मान लीजिए किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई, तो जो इनपुट वेरिएबल हुआ करते थे, इनपुट वेरिएबल मतलब जैसे आपकी शॉप है, ठीक है, एलपीपी में ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन होता है। जैसे आपकी शॉप है, आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आपके इनपुट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? आपके पास एक इनपुट वेरिएबल थोड़ी ना होगा या एक कंस्ट्रेंट थोड़ी ना होगा, आपके पास ढेर सारी चीजें होंगी कंसीडर करने के लिए। जैसे आपका प्लेस क्या है, नियरेस्ट जो बस्ती है ना, उससे आपकी डिस्टेंस क्या है ना, आपके पास गोडाउन है या नहीं सामान रखने के लिए, है ना, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या नहीं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो रियल वर्ल्ड में इनपुट वेरिएबल ज्यादा होते हैं, है ना, और यही जो है जन्म होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, जिसमें इनपुट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। इसलिए ये जो कैलकुलस है, ये वन वेरिएबल कैलकुलस से ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा यूजफुल है, और रियल वर्ल्ड में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यही कारण है, सिमिलर आर्गुमेंट आप किस में दे सकते हैं, ओडी में दे सकते हैं और पीडी में दे सकते हैं। क्यों पीडी ज्यादा कारगर है, क्यों इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज कम्पेयर टू ओडी? बिकॉज ओडी में इनपुट वेरिएबल कौन होता है? अकेला एक, और इसमें मोर देन वन, है ना, तभी तो ये पीडी बनता है इसमें, तभी तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। और यही तो रियलिटी तो यही है ना, कि कोई भी फंक्शन बन के आएगा उसमें इनपुट वेरिएबल एक से ज्यादा ही होंगे भैया। तो वन वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ओडी जो है, वो उतनी यूजफुल नहीं है जितनी पीडी है। इसलिए आप रिसर्च पेपर्स देखते होंगे ज्यादातर पीडी पे काम किया जाता है, ठीक है, ओडी में भी है, बट पीडी ज्यादा इफेक्टिव है विद सिमिलर आर्गुमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, वही लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मल्टी वेरिएबल फ्रेम में स्टडी करते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल के फ्रेम में स्टडी करते हैं। ये जो एफएक्स हम यहाँ स्टडी कर रहे थे, अब यहाँ पर एक्स वाई। आप कहोगे सर आपने तो सीधा फंक्शन बता दिया, आपने कहा था पहले तो हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सेट डिफाइन करते हैं, जो जमीन होती है वो तो हमें सेट देता है। तो मैंने कहा रुक जाओ भाई, मैंने मना थोड़ी किया है। तो सर इसके लिए सेट कैसे बनाओगे? मैं कहूंगा देखो, वन वेरिएबल में जो सेट, यानी एफएक्स के लिए क्या सेट इस्तेमाल कर रहे थे, लेटेस्ट से एस इस्तेमाल कर रहे थे। एस क्या हुआ करता था? आर का सबसेट, अगर रियल एनालिसिस की बात करें। मैंने कहा बिल्कुल घबराओ नहीं, क्यों? अरे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है हमारे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, तो सर हम लोग सेट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अरे बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सर सेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? चलो बता देता हूँ, सेट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सेट मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर्ड पेयर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है सर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इस तरह का दिखने वाला पेयर, जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो कहां से आता है? पहले वाले सेट से आता है, और सेकंड वाला सेकंड वाले सेट से। ऑर्डर्ड पेयर सर इसको क्यों बोलते हैं? देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने इसमें ऑर्डर में गड़बड़ी कर दी, समझिए, अगर आप इसको वाई एक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? ठीक है, आज के बाद इसको समझिएगा, क्योंकि ये चीजें आप 11th-12th में पढ़ते पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जितने भी टीचर लोग हैं वो भी खासकर इन बातों का ध्यान रखें, ये जो बारीक चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। ये देखो, ये जो पहला एलिमेंट है, अब ये पहले वाले से आएगा, समझ रहे हैं? तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इसका मतलब, तो सर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए मान लीजिए 3 वेरिएबल में हमें स्टडी करना है, तो कहा हम एक्स वाई जेड ऐसा सेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, ये किसका सबसेट होगा? आर का। ये किसका सबसेट होगा? आर का। ये किसका सबसेट होगा? तो कैन वी एक्सटेंड दिस? ऑफ कोर्स यू कैन एक्सटेंड दिस अप टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इसको ही एक्सटेंशन ऑफ डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन शब्द मैं अभी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में अभी आपकी एंट्री नहीं हुई है ना। 2-3 क्लास लीनियर अलजेब्रा की जब हो जाएंगी, तब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा डायमेंशन शब्द को इस्तेमाल करने में। ठीक है, तो ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम लोग स्टडी करते हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बाद हम सीधा जंप करते हैं, ठीक है, और ये मैं आपको भी बता दूं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आप भी यही करें, सीधा कहाँ जंप करते हैं? मेरे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि मैं हमेशा इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जंप करता हूँ। क्यों? अगर किसी ने मेरा टेम्पलेट देखा है, पैम्पलेट देखा है, जिसमें मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 20 लेक्चर,
आप कहोगे सर रियल एनालिसिस 40-45 लेक्चर और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 20 लेक्चर। मैं कहूंगा ये जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, ये रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का स्टडी है। आओ समझे कैसे। देखो कैसे। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो आप रियल लाइन को एक डायमेंशन में और एक्सटेंड कर देते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जब आप बनाते हैं तो बेसिकली वो क्या है, वो आर क्रॉस आर ही तो है, इसी के आइसोमॉर्फिक तो है ना। आर क्रॉस आर ही तो है। अब कैसे इसमें भी x कॉमा वाई होते हैं और इसी x कॉमा वाई को x प्लस आई वाई लिखा जाता है। देर इज अ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब तो सर जो बिहेवियर इस नंबर का होगा वही ये होगा, बिल्कुल होगा। तो सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े हो, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में। हाँ तो भाई रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो ग्राउंड चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए जो सेट चाहिए, मैंने कहा है किसी एनालिसिस के लिए सबसे पहले क्या, ग्राउंड सेट। तो जो सेट चाहिए वो तो तैयार हो गया। ये कहने को सेट ये है, लेकिन गंगाधरी शक्तिमान है भाई, है ना। ये जो सेट है वो ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, तो काम हो गया। फंडामेंटल सारे हो गए। तो इसमें आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ती है, यानी कि सेट कैसे दिख रहे होंगे, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, ओपन सेट का कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। डायरेक्टली कहाँ जंप करते हो, फंक्शंस पे। तो इसलिए मेरी 10 क्लास यहाँ पे सेव हो जाती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो ये पूरा रियल एनालिसिस का स्ट्रक्चर है। दिस इज हाउ वी गो विद रियल एनालिसिस। तो अब ज्यादा कहने को तो आज ही रियल एनालिसिस पूरा ओवरव्यू हो गया। आइए शुरू करें। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है सेट। सेट क्या है? सेट सबसे पहले जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक में, देखिए आपको मैं पहले दिन ही सजेशन दूं, इसलिए मैंने आपसे कहा है ना कि जो डेमो क्लासेस है एटलीस्ट उसमें हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो पूरी ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को, या सजेशन या जो मेरे पास है आपके लिए वो मैं आपको दे पाऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि एनसीईआरटी को जरूर पढ़ा करो। वो जमाने गए जब प्रॉब्लम सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाया करते थे। प्रॉब्लम कभी पहले थ्योरी बैकग्राउंड समझिए, ठीक है। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने कल पेशेंस की बात बहुत की थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग होते हैं 3 पे, 0 पे नहीं है। कोई कहे अभी हम 0 है, गलत बात है ना। अपने ऊपर इतना भरोसा तो रखिए, आप 3 पे हैं। एग्जाम कहाँ है? एग्जाम लेटेस्ट से 8 पे। ये गैप क्या है? ये गैप 3 से 8 पे जंप करने की कोशिश करोगे, मतलब आप 3 पे हो और आप यहीं से पेपर खोल के बोले क्वेश्चन नंबर 1, अरे ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी नहीं आया। ये पेपर कब का है? लेटेस्ट से ये नेट 2019 का पेपर है, ठीक है। नेट 2019 का पेपर है। अरे भाई जब आप 3 पे हैं और आप जंप कर रहे हैं 8 पे, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्या करना है? पहले धीरे धीरे 4 पे आइए, 5 पे आइए, 6 पे आइए, 7 पे आइए। जिस दिन आप 6, 7, 8 प्रॉपर चैनल से 8 पे आएंगे ना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पास होने लायक आप हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जंप नहीं करना है, ये मेरी सजेशन है। आप क्लासेस कहीं भी पढ़ें लेकिन जंप मत करिए, धैर्य से तैयारी करिए। सबसे पहला वर्ड क्या है? कलेक्शन। यानी सेट क्या है? एक कलेक्शन। तो सर कलेक्शन का तो मतलब ये है, ये एक कटोरा है, ठीक है, ये एक, है ना, कटोरा है। तो इसमें लेटेस्ट से राइस रखा हुआ है, चंदन सर को पसंद आएगा ये। राइस रखा हुआ है। अब इस राइस में सर हमने हाथ लगाया और यहाँ से कुछ राइस उठा लिया, हाथ में कुछ राइस आया, अभी भी कटोरे में कुछ बाकी है, तो ये तो कलेक्शन हो गया। या फिर मैं ये कहूँ हाथ नहीं भी लगाया, वो तो सब कलेक्शन। ये जो राइस रखा हुआ है तो कलेक्शन है, तो ये भी कलेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन है। आपके बुक शेल्फ में जो किताबें रखी हैं वो भी एक कलेक्शन है ना। जहां कहीं भी आप चीजें सम्मिलित होती हुई देखते हैं वो सब कुछ कलेक्शन है। तो फिर सर क्या सब कुछ सेट है? क्या हर कलेक्शन सेट है? नहीं, यहाँ पे एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है? देयर मस्ट बी अ रूल। रूल क्या है? मतलब कलेक्शन पे कोई रूल इंपोज हो तब वो जाके सेट बनता है, ठीक है। पहली चीज, कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि भाई उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन मतलब, डेफिनेशन मतलब एक छोटी सी बात है कि लेटर से यहां से ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं। आयुष पे बात कर चुके हैं, ओके, ठीक है। मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। लेटर से शिवम इज अ बैड सिंगर, ठीक है।
बैड सिंगर, आपने कहा अच्छी बात है, आपने हमें बुरा सिंगर कहा, ओके फाइन। क्या आपको पता है बैड क्या होता है? कैन यू डिफाइन दिस? मैं मैथमेटिशियन निकला, आप कह के निकल गए, मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं मैथमेटिशियन हूँ, ये बताओ, डिफाइन करो जरा बैड को, ये बैड है क्या? आप कहोगे जो बुरा गाता है, बुरा गाता है मतलब क्या है? बुरा मतलब कुछ तो होगा। जो सुनने में अच्छा ना लगे, सुनने में तो कई चीजें अच्छी नहीं लग सकती हैं। किसी को मोहम्मद रफी पसंद हो सकते हैं, किसी को पसंद नहीं हो सकते, तो क्या वो बुरा गाते हैं? मान लीजिए एक्स आदमी को पसंद नहीं है, तो उनकी आवाज उसको पसंद नहीं है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है, तो क्या वो बुरा गाते हैं? तो क्या वो बैड सिंगर है? नहीं। नाउ ही इज स्पीचलेस बिकॉज यू कैन नॉट डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय बैड। जैसे वो बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का क्या? अच्छा लड़का मतलब क्या? उसकी जॉब लग गई इसलिए वो अच्छा है ना? सोसाइटी में वो सबसे अच्छे से बात करता है इसलिए अच्छा है। क्या है मतलब अच्छे की डेफिनेशन क्या है? तो ना कभी बुरे की डेफिनेशन है, ना अच्छे की डेफिनेशन है, ना अंधेरे की, ना उजाले की, है ना? जिन चीजों की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन मतलब प्रॉपर तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि यही है ना, और उस पे एक आम सहमति हो जानी चाहिए, है ना? जैसे बैड मैंने कह दिया कि जिस जो सुनने में अच्छा ना लगे, आपने मुझे काट दिया, आपने कहा ये लो एग्जांपल, इसका मतलब दो लोगों में भी सहमति नहीं बन पाई। तो ऐसी डेफिनेशन जिसमें सबकी सहमति हो, जब वो डेफिनेशन बन के तैयार होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वही चीज वेल डिफाइंड होती है। ठीक, तो इसका मतलब है, ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब रूल। तो रूल का मतलब क्या है? चलिए पहले दिन ही मैं आपको रोजगार दे देता हूँ। ठीक है, रूल का मतलब क्या है? रूल का मतलब ये कि एक शादी हो रही है, ये टेंट लगा हुआ है भाई, है ना? किसी की शादी हो रही है, आपको एक काम मिला, आपने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश की, आपको यहाँ खड़ा कर दिया गया। हम्म आपको समझा दिया गया, देखो भाई, ऐसा 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 हुलिया है, किसका? बारातियों का, लड़के वालों का, है ना? एंड वहां से जो आएंगे, आपको एक एक करके एंटर करना है, किसी के कार्ड मत देखना भाई, है ना? जो हुलिया मैंने बताया उसको ध्यान रखना और इसको एंटर करना। और याद रखना, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो बाराती नहीं था और आपने उसको एंट्री दे दी, आपकी जॉब गई। तो कितनी कठिन जॉब है आपकी। आपने क्या किया, आदमी आया, आपने हुलिये से मैच करवाया, यानी एक रूल आपको दे दिया गया, उस रूल के सहारे आप चलते गए। जैसे ही कोई आया, रूल लगाया, फिट बैठा अंदर, नहीं फिट बैठा बाहर। किसी ने कहा भाई हम सपोज आदेश की शादी है, तो उसने कहा आदेश की तरफ से है, तो आपने अंदर किया। किसी ने कहा साइंस की तरफ से है, आपने कहा तुरंत बाहर जाओ, ये है एग्जिट। साइंस वाइंस की तरफ से वो हमें बताया नहीं गया, वो रूल में नहीं है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेट के दरवाजे पे एक गेट कीपर की तरह बैठो, और अगर आप उस रूल से किसी को अंदर और किसी को बाहर कर पाओ, तो समझ लीजिए वो रूल जो है, यानी वो जो सेट है, वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है विद अ रूल, है ना? उसको आप सेट कह सकते हैं। इसको मैं अंदर कलेक्शन कहूंगा, ठीक है? उसको आप क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। चलिए मैथमेटिकली समझा देता हूं। सपोज मैंने आपसे कहा सुनो, यहाँ पे 3 के मल्टीपल अंदर आने चाहिए। ठीक है, किसके मल्टीपल आने चाहिए? 3 के। हाँ भाई, बताते रहो। किससे पूछूं मैं? कोई भी बोला करो, है ना? थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे, दैट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन। सो यस, तो मैंने कहा कि 3 के मल्टीपल्स अंदर आने चाहिए। ओके, तो 3 आया, मैंने कहा आप अंदर जा सकते हैं, आप मुंबई आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6, वेरी गुड। 9, वेरी गुड। 12, वेरी गुड, अंदर आ जाओ। 14, बाहर निकलो। क्यों? आपको रूल पता है, किसके मल्टीपल? 3 के मल्टीपल। ठीक है, 3 के ओनली 3। मल्टीपल जब जब स्ट्रक्चर में आएंगे, आप उसको अंदर रखेंगे। 3 के मल्टीपल जब जब नहीं होंगे, 14 3 का मल्टीपल नहीं है, आपने कैलकुलेट किया, आपने इसको तुरंत बाहर कर दिया। ठीक है, ये कहलाता है सेट, ये कहलाता है सेट। कलेक्शन किसका? याद रखना, हर कलेक्शन, है ना, हर कलेक्शन सेट नहीं होता। कलेक्शन किसका होना चाहिए? वेल डिफाइंड। मैं कहूं कलेक्शन ऑफ, अगर मैंने एग्जांपल दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल क्लास प्लेयर्स। ठीक है, आप कहोगे क्लास प्लेयर्स, अब आ गए भाई, है ना? लेटेस्ट से यहाँ पे वसीम जाफर आ गए, ठीक है, राहुल द्रविड़ आ गए, लेटेस्ट से पुजारा आ गए भाई, लक्ष्मण आ गए, एस एस दास, सब लोग आ गए। अब
आप किसको मना करेंगे बताइए? आपसे कहा गया है क्लास प्लेयर्स को अंदर रखना, क्या इनके सर पे लिखा है क्लास प्लेयर है या ये नहीं है? किसको मना कर दोगे? समझ रहे हो? इसलिए हर कलेक्शन आपको, ये आपकी नौकरी गई, आप ऐसी नौकरी करो ही मत। आप तुरंत मना कर दो, यहाँ पे चीजें वेल डिफाइंड नहीं है, पहले मुझे डेफिनेशन दो, तब मैं ये जॉब करूंगा। वो रूल मुझे समझाओ, वो डेफिनेशन मुझे समझाओ, उस रूल के अंतर्गत जो कलेक्शन बनेगा उसको ही मैं सेट करूंगा। ठीक है, तो सेट क्या होगा? कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ रूल। रूल नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, अब वहां पे दो चीजें, ये आप एनसीईआरटी की बुक में या हम नोट शेयर करेंगे उसमें देख सकते हैं। एक रोस्टर मेथड होता है और एक सेट बिल्डर मेथड होता है। राइट, जो रोस्टर मेथड है ना, मैंने कहा ना, मैं आपको पुरानी पद्धति से पढ़ाऊंगा, मैं आपके गैप्स फिल करूंगा, आप भी मेहनत करते जाइए। ठीक है, तो ये जो रोस्टर मेथड है, अब ये सब मुझसे मत करवाइएगा, ताकि मैं आपको अच्छी चीजें सिखा सकूं। इसमें उलझाएंगे तो फिर समय लग जाएगा। ठीक है, रोस्टर मेथड का मतलब क्या है और सेट बिल्डर का मेथड का मतलब क्या है? ठीक है, ये बड़ी आसान चीज है, मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप रेफर कर लें वहां पर। ठीक है, क्या है, एक आप रूल के सहारे लिखते हैं, मतलब x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखना पढ़ना सीख लीजिए। आप कहेंगे सर मैं तो एमएससी हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं लिखना पढ़ना। बिल्कुल, आपको पता है एमटीटीएस का कैंप लगता है तो उसमें क्या सिखाते हैं? लिखना पढ़ना। ये लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, लिखो। ऐसा कलेक्शन जिसमें 3 के मल्टीपल हैं बट 4 नहीं है, 6 उसमें शामिल नहीं है, तो कैसे लिखोगे? ये एक चैलेंज है। x such that x is equal to 3n for some n natural number but n is not equal to 2। ठीक है, इसमें क्या है, ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, सबको पता है इसके बारे में। और दूसरा मेथड क्या है, आप एक एक करके 3 6 9 12 15 है ना, दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट योर सेट। ये दोनों ही तरीके हैं। ठीक है, ये दो मेन मेथड्स हैं जिससे आप सेट बना सकते हैं। ये तो बात हो गई सेट की। कितने टाइप के सेट होते हैं, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कि सेट क्या है। देखिए, सेट कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा मन है कि मैं आपको सबसेट समझा दूं। ठीक है, अगले स्लाइड में मैं आपको सब, क्योंकि माहौल बना हुआ है, क्यों ना इसकी भी बात कर ली जाए। और इसी बहाने जब पंकज सर आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाएंगे ना, तो उनसे कहना सर 1 मिनट रुक जाओ, सब स्पेस ना हम खुद ही बता देंगे। क्यों? क्योंकि सर ने हमको हर सब स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, जहां कहीं भी सब लग जाएगा, जैसे सब रिंग, सब सब स्पेस, सबसेट, जहां कहीं भी सब लग जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सब स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, सब स्ट्रक्चर देखिए, एक बाउल है। ठीक है, फिर इसमें कुछ चीजें हैं, कंचे हैं जो बचपन में खेला करते थे। कोई आया, इसमें से हाथ मारा, इतने कंचे जमा किए और उठा के कहाँ ले गया? एक छोटे बाउल में कर दिए। ठीक है, ये क्या बनाया उसने? सब कलेक्शन। ठीक, इसको क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे सब कलेक्शन। क्यों सब कलेक्शन क्यों कहा? देखो, सबसे पहले तो ये एक कलेक्शन है ना, कलेक्शन का मतलब चीजें आपने कलेक्ट करी, इसीलिए कहा ना हर कलेक्शन सेट नहीं होता। बिकॉज कलेक्ट तो आप रैंडमली कुछ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कलेक्ट कर लिया। लेकिन क्या आपने कोई रूल फॉलो किया कलेक्ट करते हुए कि हाँ भाई मैं 3 के मल्टीपल अंदर लूंगा, 2 के मल्टीपल कलेक्ट करूंगा, है ना? ऐसा नहीं है कि चलो ये भी कर लो, ये अंदर आए, ये भी कर लो, इसको अंदर ले आए, ये भी अंदर ले लो। ऐसे सेट नहीं बनते, ऐसे कलेक्शन बनते हैं। ठीक है, सेट के लिए स्पेसिफिक रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि नेट का एग्जाम आया चलो ये भी दे दो, एसएससी का कोई एग्जाम आया चलो वो भी दे दो, है ना? ऐसा नहीं है, देयर हैज टू बी अ रूल। तो आपने इस कलेक्शन से, ये जो कलेक्शन है इससे आपने कुछ हिस्सा निकाला और अपने कटोरे में डाला, इसको हमने सब कलेक्शन कह दिया क्योंकि यहीं से उठाया गया। फिर यानी कि जो सब स्ट्रक्चर है, चलिए सबसेट पढ़ रहे हैं तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं। सबसेट क्या है? सबसे पहले क्या है? सब कलेक्शन। सब कलेक्शन, फिर सब कलेक्शन के बाद एक और चीज, क्या? हर कलेक्शन सेट नहीं होता, लेकिन ये सब तो सेट है, सबसेट। तो यानी कि रूल क्या मिसिंग है?
रूल। आपने कहा सर वेल डिफाइंड वाली बात नहीं कही आपने, यहाँ पे वेल डिफाइंड वाली बात नहीं कही, क्या मुझे कोई समझाएगा कि मैंने क्यों नहीं कही? बता सकते हैं कोई भी? आई बी वेरी हैप्पी। मैंने आंसर कर दिया ऑलरेडी इसी के अंदर। आई बी वेरी हैप्पी अगर कोई बोलेगा तो। सर वो कलेक्शन ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? मयूरी। राइट, यस। सो वेरी गुड मयूरी, बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। इसकी डेफिनेशंस को ध्यान में रख के आपने इन्हीं में से ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो कोई नई चीज थोड़ी, अब इसकी डेफिनेशन बदल थोड़ी जाएगी, है ना? वेल डिफाइंड ऑलरेडी है। रूल, क्योंकि कलेक्शन लिया है, हाथ मारा है तो रैंडम नहीं होना चाहिए। फिर से कोई रूल, अच्छा तो फिर से हमें कोई रूल लगाना पड़ेगा, मतलब हम कलेक्शन में से जो सेट है ना, ये सेट है ना, सबसेट से बना रहे हो ना, तो ये सेट है। सेट तो ऑलरेडी एक रूल के साथ है, तो सर पहले तो ये ऑलरेडी इसमें रूल है ना, तो हम क्यों रूल फॉलो कर रहे हैं? तो मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? एक सेट बनाओ जिसमें क्या हो, 3 के मल्टीपल, ठीक है? 3 के मल्टीपल ले लिए। अब इसका एक सब कलेक्शन बनाओ, सब कलेक्शन बनाओ, लेट अस से एस प्राइम बोल देते हैं उसको। इसमें 3 ले लो, 6 ले लो, फिर 9 मत लो, 15 ले लो, फिर 18 मत लो, 21 ले लो, फिर 24 तुरंत ले लो, फिर 27 गायब कर दो, 30 ले लो। आप कहोगे सर ये कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? कभी अगला वाला टर्म ले रहे हो, कभी अगला वाला छोड़ के उसके वाला कंसिडर कर रहे हो। आप कोई रूल तो फॉलो करो, एक चीज पे तो रहो, एक बात तो फॉलो करो। यही तो मैं भी कह रहा था कि किसी गिवन सेट से भले ही उसमें कोई रूल फॉलो किया गया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां से आप अपनी मनमानी चला लोगे। गलत बात है ना? इसका मतलब सब कलेक्शन बनाने, सबसेट बनाने के लिए, कोई भी सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक सब कलेक्शन लिया जाता है और फिर वही रूल फॉलो किया जाता है जो उस सेट को, ओरिजिनल कलेक्शन को बनाने में फॉलो किया गया। ठीक है, साइड में लिख रहा हूं सेम रूल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आओ सब सिखा दूं। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस। वेक्टर स्पेस एक स्ट्रक्चर है जो एल्जेब्रिकली क्लोज स्ट्रक्चर है ना? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक शब्द में लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें हो, वही वेक्टर स्पेस है। एक शब्द में 11 प्रॉपर्टी 15 प्रॉपर्टी कुछ मत पढ़ो, सिर्फ अगर x और y किसी स्ट्रक्चर में है, क्या x और y का हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन उस स्ट्रक्चर में है? इफ द आंसर इज यस इन एवरी पॉसिबल कंडीशन, देन इट हैज टू बी अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस है यानी कि वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। तो जब आप सब स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी सबसेट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक सब कलेक्शन लेंगे, ये है ना सब कलेक्शन, यानी कि इसी में से हाथ मारोगे, इतना हिस्सा ले लोगे। फिर क्या करोगे? फिर रूल क्या है? वेक्टर स्पेस में रूल है कि वेक्टर एडिशन और इस सॉरी एक्स और वाई, आप जिसमें फेमिलियर हैं, बचपन से जो नोटेशन पढ़ते आए हैं, हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कुछ नया ना लगे और नया भी लगे। ठीक है, सो ये रूल थे। क्या ये रूल यहाँ फॉलो हो रहे हैं? यानी ये जो हाथ मारा आपने, ये जो कलेक्शन बनाया, क्या वहां भी दो एलिमेंट्स को उठा लेने पर उनका एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी इन शॉर्ट या इन अ नटशेल लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या अभी भी उस स्ट्रक्चर में है? अगर है तो वो सब स्ट्रक्चर जो आपने बनाया वो सब स्पेस हो गया। सिमिलरली सब रिंग बनानी है तो सब कलेक्शन ले लो और रिंग में जो रूल फॉलो किया जाता है वो रूल फॉलो कर लो, दैट्स इट। ये बन गया आपका सब स्ट्रक्चर का जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पढ़ लिया, काम हो गया। तो अब आप समझ जाएंगे कि गिवन स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर यानी कि सेट से सबसेट कैसे बनाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे इस पर भी बात कर ली जाए। अब देखिए कितने टाइप के सेट होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? एम्प्टी सेट मतलब नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। फिर दूसरा है सिंगलटन सेट, इसमें यूनिक एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है भाई? फाइनाइट सेट, यस, फाइनाइट एलिमेंट। फिर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। राइट, इनफाइनाइट। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आप सब समझदार हैं, हम काउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि हम उस एरा में जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं
जब हमने गिनती गिनना सीखा था, 1 2 3 4, कितने पत्थर है, 1 2 3 4, ठीक है। वही सिस्टम हम फिर से अपनाने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा मैथ समझ गए ना, हम थोड़ा एडवांस हो गए, तो उन एडवांस तरीकों से हम चीजें समझने की कोशिश करें। तो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट एलिमेंट। अब बात फंस गई, आप किसी को पढ़ा रहे थे, उसने आपको फंसा दिया, उसने कहा, ये मेजर है ना, इसके बाद आप एनसीईआरटी में देखेंगे, हमारे नोट्स में देखेंगे, ढेरों हैं, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। बात यहां फंस गई, किसी ने आपसे पूछा सर एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे। उसने आपसे सवाल पूछा कि एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो कौन सी कैटेगरी में डालोगे। आपने कहा मतलब इनमें से किसी कैटेगरी में डाल दो, फाइनाइट में डाल दो या इनफाइनाइट में डाल दो, डिपेंड करता है। स्टूडेंट पूछेगा किस बात पे डिपेंड करता है, आप कहोगे डिपेंड करता है कि उसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट है या नहीं। ठीक है, बच्चे ने रूल पकड़ लिया, उसने कहा जिस स्ट्रक्चर के अंदर टर्मिनेशन एलिमेंट होगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट जब हमें दिखेगा उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट, जब हमें लास्ट एलिमेंट दिखना बंद हो जाएगा उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। वेरी गुड, बड़ा अच्छा रूल है। ठीक है, समझ लेते हैं। रूल कहता है अगर कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया और ये रहा आपका टर्मिनेशन, ठीक है, ये रहा आपका टर्मिनेशन पॉइंट, इस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, इस सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। टर्मिनेशन पॉइंट है, खत्म हो गया। एक दो एग्जांपल बच्चे से आप खुद पूछेंगे, एग्जांपल 1 2 3 अप टू 100। बच्चा बोलेगा सर कैन आई मेक इट मोर, कैन आई एक्सटेंड इट अप टू 1000 या 10,000। आप कहोगे देखो कितने भी जीरो बढ़ा लो, तुम्हारा चॉइस। तो सर इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है। देखो बहुत सारे एलिमेंट से वो सेट इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, इसका टर्मिनेशन पॉइंट अब भी मौजूद है, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट हो, ये अभी भी फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि जिस सेट का टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होगा, लेट अस से एस प्राइम, विदाउट टर्मिनेशन पॉइंट चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ऐसा सेट क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। उसने कहा सर फाइनाइट सेट तो समझ में आया, ये इनफाइनाइट सेट समझ में नहीं आ रहा, मतलब है ना, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करिए, कब हम किसी सेट को कह सकते हैं कि वो सेट इनफाइनाइट। देखिए मैथमेटिकली एक ये बड़ा पीएचडी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट सेट, मैथमेटिकली पीएचडी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको आज ही आंसर करूंगा जाते जाते, लेकिन पहले बुनियादी चीजें समझ लेते हैं। अब इनफाइनाइट से चीजें बट गई दो हिस्सों में। ठीक है, इनफाइनाइट जब सेट आया, इनफाइनाइट सेट, तो उसमें चीजें बट गई दो। कौन सी, एक तो काउंटेबल सेट और दूसरा है अनकाउंटेबल सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स की संख्या यानी उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं, जिसको क्या कहते हो, कार्डिनैलिटी। क्या कहा जाता है, कार्डिनैलिटी। ठीक है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, वो कहलाती है सेट की कार्डिनैलिटी। डिनोट कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड से, मॉड्यूलस। हाँ देखिए, जैसे इसको डिनोट कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड से। जैसे एग्जांपल देखना है तो ए सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए, यानी कि मॉड ए, सो दैट इज 6। बेसिक तरीके से आपको बताऊं, ये कार्डिनैलिटी का मीनिंग है। लेकिन कार्डिनैलिटी का मीनिंग और ब्यूटीफुल हो जाता है जब आपको टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो बच्चा गिन लेगा, सर 100 पॉइंट है, सर बहुत सारे इतने पॉइंट हैं, लेकिन उसको समस्या आएगी जब जहां पे वो गिन नहीं पाएगा, यानी कि जब टर्मिनेशन पॉइंट ही नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, क्या हम उसको भी गिन सकते हैं, है ना। जैसे बचपन में बड़ा आसान सा सवाल हुआ करता था, कैन वी काउंट द स्टार्स, क्या हम तारे गिन सकते हैं। ठीक है, आंसर अभी अभी पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है,
तो बड़ी मैथमेटिशियंस में एक डिबेट चलने लगी, डिबेट इस बात पे कि कौन सी चीज को गिना जा सकता है और कौन सी चीज को नहीं। सो कैन वी काउंट रैंडम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन वी काउंट एनी गिवन रैंडम स्ट्रक्चर कलेक्शन, क्या हम किसी भी गिवन कलेक्शन को काउंट कर सकते हैं? आंसर बड़ा आसान है, जब कलेक्शन फाइनाइट है ना, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जब कलेक्शन इनफाइनाइट है तब असली समस्या सामने आती है, और तब हमें पता चलता है कि यार इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को गिनना यानी काउंटेबल होना, और ना गिन पाना, इसको हम डिफाइन कैसे करें? समझ पा रहे हैं? कब कहें कि ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर गिनने लायक है और कब कहें कि ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं गिनने लायक है। तो कहते हैं ना कि जब आज की समस्या का हल ढूंढना हो तो इतिहास में जाइए, पास्ट में जाइए, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने ऐसा ही किया, उन्होंने पास्ट में देखा कि भाई सेट को गिना कैसे जाता है। तो सेट को कैसे गिना जाता है, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने कभी आर्मी में, है ना, कोई रिक्रूटमेंट देखा है जिसमें वो लोग पहले रनिंग करवाते हैं, लेटेस्ट से 5 किलोमीटर की रनिंग है तो उसमें ढेरों एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग, लेटेस्ट से 500 लोग आ गए। तो वो क्या करते हैं, वो हर एप्लीकेंट को, कोई बता सकता है वो क्या करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर, हाँ, तो वो नंबर क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, चेस्ट नंबर, यस, कहते हैं चेस्ट नंबर, ठीक है। उस चेस्ट नंबर पे, मतलब अरे जैसे इंडियन आइडल देखा होगा भाई, है ना, इंडियन आइडल में क्या होता है, चेस्ट पे एक नंबर लिखा होता है, तो वो एप्लीकेंट का नंबर है। तो लेटर से 1 2, और उसके बाद आप वही नंबर बन जाते हैं, है ना। यानी अगर मैं लेटर से, एक तो आप लोगों से मैं ज्यादा अभी परिचित नहीं हूँ, धीरे धीरे परिचित होंगे। लेटर से मैं प्रदीप को बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रदीप के लिए एक नंबर एलोकेट किया गया 4, तो आज के बाद से प्रदीप जो है वो 4 नंबर है ना। जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट फेस किया होगा वो जानते होंगे कि वहां नाम से नहीं बुलाया जाता, आप जैसे एक राउंड क्लियर कर गए, अगले राउंड में गए, तो फिर आपको नंबर 4 से बुलाया जाएगा, नंबर 4 रो 3 में आ जाओ, नंबर 5 रो 5 में आ जाओ, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि आप थोड़ी देर के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट है काउंटेबिलिटी का भी, यानी यानी अगर किसी चीज को गिनना है तो उसके ऊपर ना चेस्ट नंबर दे दो, अगर चेस्ट नंबर दे पा रहे हो तो काउंटेबल है, गिना जा सकता है, अगर चेस्ट नंबर नहीं दे पा रहे हो तो काउंटेबल नहीं। मान लो नहीं है, इतनी छोटी सी बात है, ठीक है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है, समझिए इसको। मान लीजिए आर्मी का रिक्रूटमेंट हो रहा है और उन्होंने 200 पोस्टर ही छपवाए हैं, या चलिए 2000 पोस्टर छपवाए हैं। 2000 पोस्टर मतलब जिन पे चेस्ट नंबर दिया जा रहा है, यानी 1 से लेकर 2000 तक नंबर प्रिंट करा लिए गए हैं। एप्लीकेंट आना शुरू हुए, गेट खोला गया, एप्लीकेंट आना शुरू हुए, ठीक है। अब 1 से लेकर 2000 तक तो एलोकेट हो गए। अब एक बच्चा बाहर रह गया या कुछ बच्चे बाहर रह गए। अब इसके लिए, है ना, देखना मैथमेटिक्स कितनी ब्यूटीफुल है। अभी 10 सेकंड में आपको पिक्चर, है ना, देखिए क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे बाहर रह गए। अब इन बच्चों के लिए चेस्ट नंबर तो है नहीं, यानी कि इंडेक्सिंग सेट नहीं है। क्या नहीं है, इंडेक्सिंग सेट, मैथ्स इन्वॉल्व, इंडेक्सिंग सेट कहते हैं ना, मैथ्स में बहुत बार आप लोग पढ़ते होंगे इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट है क्या, इंडेक्स सेट यस सर, वो सेट है, वो बैग है जिसमें से उठा के आप चेस्ट नंबर देते हैं, इसमें क्या भरे हुए हैं, चेस्ट नंबर भरे हुए यस हैं, सर, समझ रहे हैं, इसमें चेस्ट नंबर भरे हुए हैं। इन चेस्ट नंबर्स को आप उठा के इसमें चिपका देते हैं, आपका इंडेक्सिंग सेट एग्जॉस्ट हो गया, आपके लिए ये सेट इनफाइनाइट हो गया। समझ पा रहे हैं, आपका इंडेक्सिंग सेट एग्जॉस्ट हो गया, मतलब 2000 पोस्टर्स पैम्पलेट्स खत्म हो गए, उसके बाद भी लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आपकी गिनती तो खत्म, आप अब गिनने लायक नहीं है। चाहे उसके बाद 52 लोग आए हैं कि 55 लोग आए, आप गिन नहीं पाएंगे, आपके लिए वो नंबर क्या है, 2000। इसके बाद पता नहीं, यानी कि कोई आके, सपोज किसी मेजर ने आके पूछा कि भाई, हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, सर वी कुडंट काउंट। लेकिन क्यों, ये तो बड़ा आसान है
सर वी कुडंट काउंट बिकॉज आवर इंडेक्सिंग सेट गॉट एग्जॉस्टेड, है ना, हमारा इंडेक्सिंग सेट जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, केवल 2000 था या 5000 जितना भी रखा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडेक्सिंग सेट के बराबर चलते चलते कोई सेट बन जाए, है ना, तो वो सेट काउंटेबल है। और अगर हमारा एग्जिस्टिंग सेट जो इंडेक्सिंग सेट है वो अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो वो अनकाउंटेबल बन जाता है, यानी कि उसको गिना नहीं जा सकता, ऐसे समझिए, है ना। अनकाउंटेबल मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेड। अब यहां से बड़ी अच्छी चीज आती है समझ में, क्यों ना हम एक इंडेक्सिंग सेट इतना बड़ा लें, ठीक है, इतना बड़ा लें कि खत्म ही ना हो। वाह ग्रेट, खत्म ही ना हो। रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, आप कितने पोस्टर छपवा लें उसकी एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन मैथ्स तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, कहते हैं मैथ्स इज नॉट ऑन पेपर, इट इज इन द ब्रेन ऑफ अ मैथमेटिशियन। सब कुछ दिमाग में है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जो किसी दिमाग की उपज है, रियलिटी में नहीं है। क्या किसी ने 1 को देखा है? किसी ने 2 को देखा है? नहीं, ये सब क्या है? दिमाग की उपज है ना, ये कुछ और नहीं, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें कही जाती हैं। हमने क्या किया, हमने चालाकी करी, मैथमेटिशियंस ने कहा रुको, इंडेक्सिंग सेट को क्या ले लो, नेचुरल नंबर ले लो। वाह 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 वाह, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ले, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे हैं। और इस खुद के इंडेक्सिंग सेट को हमने क्या बोल दिया? काउंटेबल सेट। क्या बोल दिया? कि ये सेट काउंटेबल है हमारे लिए। क्यों? ये हमने बनाया ना इंडेक्सिंग सेट, यहां से हम पोस्टर उठाएंगे, एक वाले को एक देंगे, दो वाले को सर 2000 के बाद क्या करोगे? तो भैया हमने वो गलती नहीं करी है, हमने 2000 थोड़ी छपवाए हैं। लो 2000 के आगे आएंगे, हमारे पास 2001 है, 2002 है, वी हैव इनफ नंबर ऑफ चेस नंबर्स, हम किसी को भी दे सकते हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे एक ऐसा एलिमेंट दे सकता है कि जिसको मैं अपने इंडेक्सिंग सेट से चेस नंबर नहीं दे सकता? कैन यू गिव मी एन एलिमेंट for which I cannot produce any chess number out of my collection, my indexing set? आप लोग दे सकते हैं? yes or no? Non-terminating digit. Means you cannot give exactly, there is no specifically you cannot give any number, है ना, जिसको मैं इंडेक्सिंग सेट नहीं दे सकता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जो इसके पैरेलल चलती है, इसके साथ चलती है, वो काउंटेबल है, और हर वो चीज जो इसके बियॉन्ड चलती है वो अनकाउंटेबल। काउंटेबल नहीं। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज किसी के बियॉन्ड चलती है या फिर आगे मतलब साथ चलती है? इसको भी मैथमेटिशियंस ने बड़े ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट से दर्शाया। कैसे? देखो, हमने अपना इंडेक्सिंग सेट ऐसे रख दिया 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा इंडेक्सिंग सेट। क्या है हमारा इंडेक्सिंग सेट? नेचुरल नंबर है। घबराना नहीं, ये वीडियो फिर से देख लेना, कल हम फिर से इस पर बात करेंगे। एक कलेक्टिव 6-7 दिनों का जब आप पूरा सेशन अटेंड करेंगे तब ये चीजें आपको एकदम से क्लियर होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, बड़ा डैमेज है ना, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट, छठा ऑब्जेक्ट, चले जा रहा है चले जा रहा है। आप इसको 1 दे रहे हैं, ये देने की प्रक्रिया भी तो मैथमेटिक्स में डिफाइन होनी चाहिए, है कि नहीं? रियल लाइफ में तो हमने उसके चेस्ट पे चिपका दिया भाई, हमने उसकी पीठ पे चिपका दिया। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, क्या कहते हो इसको? फंक्शन कहते हैं इसको। क्यों फंक्शन कहते हैं इसको? कैसे? फंक्शन में ही होता है एक इनपुट और एक आउटपुट। 1 इनपुट करो और आउटपुट में इसको डाल दो, 2 इनपुट करो आउटपुट में इसको डाल दो, 3 इनपुट करो आउटपुट में इसको डाल दो। तो इनपुट में कौन रहेगा? नेचुरल नंबर रहेगा। अगर नेचुरल नंबर के साथ किसी फंक्शन की ट्यूनिंग फिट हो जाए तो समझ लो कि उसको काउंट किया जा सकता है। और अगर नेचुरल नंबर के साथ उसकी ट्यूनिंग फिट ना हो, मतलब आपके इनपुट खत्म हो जाए और ये ऑब्जेक्ट बच जाए, तो ऐसे सेट को कहते हैं अनकाउंटेबल सेट। ठीक, समझिए। फाइनाइट सेट, ऊपर सिंगलटन सेट भी लिख लेता हूं, एक ही एलिमेंट है,
फाइनाइट सेट तो ए बी सी, क्यों लिख रहा हूँ ABCD पता है? ताकि आपको नंबर का वो ना आए आपके दिमाग में, ऐसा ना बैठ जाए कि बस नंबर ही हो। अब देखो ए, क्या हमारे नेचुरल नंबर जो हमने इंडेक्सिंग सेट डिसाइड किया है, इसमें से एक चेस्ट नंबर उठाओ, इसको दे दो ए, लो भाई तुम छप गए, यानी कि तुम्हें मैं गिन सकता हूँ। फाइनाइट सेट के पास भी यही है, नेचुरल नंबर से उठाओ 26 पोस्टर, यहां से उठाओ, चिपका दो इनमें। कैसे चिपकाओगे? एक फंक्शन डिफाइन कर दो जो यहाँ से इनपुट ले और यहाँ पे आउटपुट दे दे। जेड लो 26 नंबर तक हो गए, ठीक है 26। समझ में आ रहा है? सर अगर यहाँ पे लेटस से A1 A2 A5000 आगे से आगे ऐसे चलते चले जा रहे हैं और लास्ट है 7000, तो आप क्या करोगे? अभी भी नेचुरल नंबर के अंदर पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है? इसको पहला दो, इसको दूसरा, एंड इसको 5000वां, इसको 7000वां। क्या नेचुरल नंबर में 7000 टर्म्स तो है ही ना भाई, है ना? इसका मतलब हमारा इंडेक्सिंग सेट एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, फाइनाइट सेट्स काउंट किए जा सकते हैं। इससे रिजल्ट बना एवरी एम्प्टी सेट को गिन सकते हो, बिल्कुल, उसमें तो इंडेक्सिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सिंगलटन एंड फाइनाइट सेट is always countable। ठीक, ये तीन सेट हमेशा काउंटेबल होंगे। फिर और कौन कौन से काउंटेबल सेट हैं जो बड़े फेमस काउंटेबल सेट है? आओ गिनते हैं। क्यों? क्योंकि मजा जो है ना, मजा जो है वो इनफाइनाइट और काउंटेबल सेट्स में है। समझ पा रहे हो? मतलब फाइनाइट तो सारे काउंटेबल हैं, मजा उस चीज में है जिसमें आप ये शो कर पाए कि कुछ इनफाइनाइट सेट भी ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं। मतलब छोटे बच्चे को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि तारे हैं तो इनफाइनाइट, लेकिन अगर हम तारों की नंबरिंग कर पाए, यानी पहले तारे को 1 दें, दूसरे तारे को 2 दें, अगर ये नंबरिंग हम कर पाते हैं तो हम तारों को भी गिन सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग यानी इंडेक्सिंग सेट कहां से होना चाहिए? नेचुरल नंबर से भी 1 2 3 4 उठाते तो यहीं से हो, है ना? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। काउंटेबल सेट्स विच आर इनफाइनाइट। तो पहला ऐसा इनफाइनाइट सेट कौन है जो काउंटेबल है? खुद नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर आसानी से मैप बनाया जा सकता है, 1 1 2 2 एक एक करके। दूसरा जेड, इंटीजर। क्यों? इंटीजर से ही ऐड होके, नेचुरल नंबर से ही एक्सटेंड होके इंटीजर्स बने। ठीक है। तीसरा क्यू, रैशनल नंबर्स इटसेट्रा। धीरे धीरे इन पे बात करेंगे कैसे ये काउंटेबल है और क्यों ये काउंटेबल है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि जब तक खाली था काउंटेबल था, कुछ एलिमेंट आए काउंटेबल हो गए। फाइनाइट एलिमेंट तक काउंटेबल है, इसके आगे ये है फाइनाइट, ये सारे काउंटेबल है। इसके आगे इनफाइनाइट स्ट्रक्चर शुरू होता है और ये है नेचुरल नंबर का टर्मिनेट। क्योंकि नेचुरल नंबर को इमेजिनेशन तो आप कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहीं तो टर्मिनेट हो रहे होंगे, मतलब एक इमेजिनेटिव टर्मिनेशन। ठीक है, ये भी काउंटेबल है। तो यहां तक चीजें काउंटेबल हैं, यहां तक चीजें काउंटेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आने वाला सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके क्या बनाया गया था? अगर आपको याद हो तो नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करके होल नंबर बनाया गया था, यानी कि नेचुरल यूनियन 0। ये पहला एक्सटेंशन। बेसिक सेट क्या बने थे? बेसिक सेट कौन सा था? नेचुरल नंबर था, फिर 0 ऐड किया गया। तो देखिए, जब नेचुरल नंबर काउंटेबल है भैया, यहां तक लेबलिंग कर सकते हो, तो इसके लिए भी लेबलिंग कर सकते हो। एक ही एलिमेंट तो बचा, यानी कि इसमें लेटस से इसके लिए कुछ नाम दे दो। ठीक है, लेटस से सिंबल ही देना पड़ेगा। तो मान लिया ये सिंबल है इसकी कार्डिनलिटी का, यानी इसमें कितने एलिमेंट है? अब नंबर तो नहीं पता इसमें क्योंकि इनफाइनाइट है, मान लो इतने एलिमेंट है। एक कन्वेंशन हमने बना लिया। बचपन में याद है गांव में तराजू हुआ करता था। अब तराजू में बांट जो है, जिससे मतलब मेजर किया जाता था, वो बांट जो है गांव गांव में नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था, वो जो दुकानदार होता ना, पत्थर रख लेता था। वो जो ग्रामीण अंचलों से लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, वो क्या करता था, पत्थर रख लेता था। बोलता भैया ये पत्थर 250 ग्राम का है, ये पत्थर, वो कुछ पत्थर जमा कर लेता था उसमें, है ना? और फिर इन्हीं से तौल करता था हमेशा, क्योंकि बांट तो एक ही हुआ करता था। लेटेस्ट से 1 kg का बांट है, अब उसको 2 kg 3 kg तौलना है, तो क्या करता है, खाली बैठे टाइम पे
1 kg के पत्थर को तौल देता था। मान लो ये पत्थर उसने मेजर कर लिया कि तो ये क्या है, ये कन्वेंशन ही तो है कि ये पत्थर 1 kg का है। ठीक है, ऐसे ही एक कन्वेंशन है, इसको मैं एग्जैक्ट वही चीज दे देता हूं, इसको कहते हैं एलिफ नॉट। क्या कहते हैं? एलिफ नॉट। एलिफ नॉट क्या है? नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, एलिफ नॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, यानी नेचुरल नंबर कितने एलिमेंट है, तो अब नंबर तो नहीं दे सकते, एक सिंबल दे दिया हमने, इसको कहते हैं एलिफ नॉट। ठीक, अब जो कुछ एलिफ नॉट है वो सब काउंटेबल है, यानी नेचुरल नंबर से आगे बढ़े, एक्सटेंड किया तो क्या मिला? इंटीजर। क्यों? क्योंकि जीरो के साथ साथ इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लिए गए, इंटीजर। तो क्या ये भी काउंटेबल है? बिल्कुल। तो सर एक बात बताओ, नेचुरल नंबर से यहाँ पे मतलब ये चीज समझ में नहीं आती, नेचुरल नंबर के पास अगर एलिफ नॉट एलिमेंट है, जेड के पास तो डबल है, 0 1 2 3, ये इतने तो चलो ये काउंटेबल है मान लिया, लेकिन इसके पास तो ये भी है, इसके ये तो डबल एलिमेंट रख रहा है, फिर ये कैसे काउंटेबल है? यही तो मैथ्स का मैजिक है ना, यही तो मैथ्स का ब्यूटी है कि अगर हम नेचुरल नंबर से इसके ऊपर एक मैप दिखा दे, क्या दिखा दे? एक फंक्शन दिखा दे, सर्टेन प्रॉपर्टी रखता हो, अभी मैं उसको आपको इंपोज नहीं करना चाहता कि बाइजेक्शन की बात कर रहा हूँ, 1 1 ऑन 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो मैप डिफाइन हो जाए तो हर वो सेट काउंटेबल हो जाएगा जो नेचुरल नंबर से एक स्पेसिफिक मैपिंग रखेगा। यानी यहां से अगर इंडेक्सिंग सेट उठा के इसकी इंडेक्सिंग कर ली जाए, इसकी इंडेक्सिंग कर ली जाए, इसकी नंबरिंग कर ली जाए, तो ये भी काउंटेबल है। ठीक है, तो Z भी काउंटेबल है। पहला फैसिनेटिंग रिजल्ट था नंबर थ्योरी के अंदर कि नेचुरल नंबर से सेट बड़ा है, डबल है, और फिर भी काउंटेबल है। फिर क्या हुआ? Z को एक्सटेंड करके क्या बना? Q। भाई Z को एक्सटेंड किया गया था तो रैशनल्स बने थे। क्या बना था? रैशनल्स। रैशनल कैसे बनाए गए? P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही तो बनाए गए। ठीक है, अब इस पे हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं, जैसे 2/5। ठीक है, तो 2 और 5 ये पुराने सेट नेचुरल नंबर से ले लिए गए और P बाई Q के फॉर्म में लिख दिए गए, तो इसको हमने क्या कह दिया? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल की एक डेफिनेशन है ना, क्योंकि √2 को भी तो √2/1 लिखा जा सकता है, तो हर P बाई Q वाले को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नहीं बोलते। इसके साथ क्या होना चाहिए? GCD जो है P और Q का, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। रैशनल नंबर के साथ आपने शायद ये बुनियादी डेफिनेशन है। ठीक है, एक बड़ी आसान सी बात है, समझ लीजिए इसको कि कैसे रैशनल नंबर फॉर्म होता है। मान लीजिए लिखा है -2/5। मैं लगभग हर बैच से ये सवाल पूछता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये माइनस साइन जो बाहर पड़ा हुआ है ये किसके साथ आएगा? क्या वो -2/5 के साथ आएगा या 2/-5 के साथ आएगा? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, इसके बारे में सोचिए और बताइए। -2/5। राइट, कैसे कह सकते हैं ये? Q को तो हम 0 के बराबर तो लेंगे ही नहीं, राइट और राइट, इंटीजर्स Q जो हमारा वो इंटीजर्स में, P जो होगा इंटीजर्स में होगा, कुछ भी हो सकता है, और Q के साथ एक So this is टोपोलॉजी how, बना होगा। yes, so this is how we frame or we form P by Q type rational elements। कैसे फॉर्म करते हैं? ऊपर वाला जो होता है वो इंटीजर से लेते हैं, नीचे वाला जो होता है वो नेचुरल नंबर से लेते हैं और रैशनल फॉर्म कर देते हैं। यानी कि सेट ऑफ Q को कैसे विजुअलाइज कर सकते हो? इसको Z क्रॉस N में विजुअलाइज कर सकते हो, यानी P, Q को कैसे डिनोट कर सकते हो या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? Z क्रॉस N टाइप का सेट, ऐसा मान सकते हो, है ना। अभी बताया था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें ये पहला एलिमेंट Z से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट नेचुरल, तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव साइन है वो Q के साथ कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि Q तो नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें बताती है। और देखो Z कैसा सेट है? काउंटेबल। अभी बताया था ना, नेचुरल नंबर के बाद जो पहला फैसिनेटिंग इनफाइनाइट सेट मिला जो काउंटेबल था, जिसको गिना, और नेचुरल नंबर तो हमारा बेसिक सेट है, ये तो काउंटेबल है ही।
तो काउंटेबल क्रॉस काउंटेबल आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ये भी काउंटेबल बनता है। इस नजरिए से भी हमारा सेट जो है Q वो काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, और सर Q कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल है क्या? सेट ऑफ इररेशनल भी काउंटेबल है क्या? देखो Q नहीं कॉम्प्लीमेंट की अगर आप नेचुरल नंबर से या फिर Z से या फिर Q से, इनमें से किसी के साथ भी मैपिंग करवा दें, मैप सेट करवा दें, क्योंकि ये सब है तो वही तराजू, एक ही तराजू है ना, किसी भी काउंटेबल सेट से मैप सेट करवा दें तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। तो ये एक अनकाउंटेबल सेट है। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो अनकाउंटेबल होता है। सेट ऑफ रियल्स इज अनकाउंटेबल। ये सब हम धीरे धीरे प्रूव करेंगे, पर एकदम से मैं आप पे बोझ नहीं देना चाह रहा हूं। ठीक है, यानी सेट ऑफ रियल लाइन जो होती है वो अनकाउंटेबल सेट होती है। और आर को एक और तरीके से लिखा जाता है, कैसे? रैशनल और इररेशनल के यूनियन से लिखा जाता है। ठीक, रैशनल और इररेशनल के यूनियन से। ये कैसा है? काउंटेबल सेट है। अब अगर ये भी काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल यूनियन काउंटेबल रिजल्टेंट जो है वो काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन ये तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? आर पहले ही आप बता चुके हैं कि अनकाउंटेबल, इसका मतलब इट हैज टू बी अनकाउंटेबल, इसको मजबूरी में अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसको मजबूरी में अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो ये है कुछ चीजें, है ना, जो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं फाइनाइट सेट, आप कहेंगे सर हमेशा काउंटेबल है। क्यों? आसानी से उनको चेस्ट नंबर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे तो उसमें काउंटेबल सेट है और अनकाउंटेबल सेट है। तो भाई कौन सा पहला इनफाइनाइट सेट है जो काउंटेबल देखा आपने? मतलब वही बात होगी कि टर्मिनेशन पॉइंट नहीं भी है फिर भी कह रहे हैं काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है। अगर मैथमेटिशियन नहीं हुआ ना तो वो समझेगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जो चीज टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं गिना जा सकता है? हाँ गिना जा सकता है। अगर हमारे लेबल सेट से, लेबलिंग सेट, इंडेक्सिंग सेट, जो आप कहना चाहो, इससे उठा के इसको चेस्ट नंबर दिया जा सके, इसके साथ इसकी मैपिंग की जा सके, तो ये काउंट किया जा सकता है। मैथमेटिशियन इसको काउंटेबल बोलते हैं। तो पहला काउंटेबल सेट नेचुरल नंबर, बेसिक। दूसरा इंटीजर। तीसरा रैशनल नंबर। ये तीन हमने काउंटेबल सेट देखे। और अनकाउंटेबल सेट कौन से हैं? देखो सारे इनफाइनाइट दिखने वाले सेट अनकाउंटेबल नहीं है। ये है ना हमारे पास एग्जाम्पल। कौन से? पहला है Q कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया हाउ इट इज अनकाउंटेबल, दिस इज हाउ इट इज अनकाउंटेबल। फिर दूसरा है R। हम धीरे धीरे प्रूव करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो अनकाउंटेबल, पर अभी नहीं, अभी वो जल्दबाजी है। ठीक है, R भी अनकाउंटेबल है। क्या और भी इसके अंदर भी सेट हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात जिन पर कर सकते? बिल्कुल, हम ढेर सारी चीजें सीखेंगे, कौन कौन से सेट काउंटेबल हैं, कौन से नहीं काउंटेबल है, यानी अनकाउंटेबल है ना। सो N, Z, Q ये बेसिक सेट हैं जो काउंटेबल है, और Q कॉम्प्लीमेंट और R ये दो बेसिक सेट हैं जो कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्या इतनी बात, यानी यहां तक की बात आपको समझ में आई है? अगर आई है जस्ट रेज योर हैंड। ओके, 7, 8 सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई, क्या बात है? ओके गुड। 13 बट देयर आर 20 स्टिल लेस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉप योर हैंड्स। अब एक बार बता दीजिए वो लोग हाथ उठाएं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मतलब पकड़ नहीं पाए वो उतने अच्छे से। यस नाउ चलिए, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको समझ में आया है। एक छोटी सी चीज, इसको मैं ऑब्जर्वेशन दूंगा, ऑब्जर्वेशन नाम दूंगा, और ये ऑब्जर्वेशंस लगातार आपको मिलते रहेंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में सब कुछ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है,
पहला ऑब्जर्वेशन क्या, मान लो कोई सेट एस ऐसा डिफाइन किया गया है जो जिसमें एक नेचुरल नंबर है और दूसरा इंटीजर है, और ये क्या किया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को और अच्छे से कल फिर से एक्सप्लेन करेंगे, पर थोड़ा बहुत बुनियादी चीज तो आपको पता होगी, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा एलिमेंट यहाँ से, ठीक है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों काउंटेबल सेट का होता है, यानी दोनों पिक्चर में जो सेट दिख रहे हैं आपको वो दोनों काउंटेबल है, तो रिजल्टेंट भी क्या आने वाला है, काउंटेबल ही आने वाला है। लेकिन अगर गलती से भी आपने एक अनकाउंटेबल सेट पिक्चर में ले लिया, तो याद रखना मैथमेटिक्स में हमेशा डेविल जीतता है, ठीक है। इवन और ऑड को मिक्स करोगे तो ऑड बनेगा, समझ रहे, इवन ऑड को मिक्स करोगे तो ऑड बनेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, कभी वो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, है ना। हमेशा जैसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस नॉर्मल यूजुअल कंटिन्यूअस फंक्शन विल गिव यू अ नॉर्मल यूजुअल कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। और ऐसे ढेरों एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे काउंटेबल सेट और एक अनकाउंटेबल सेट लोगे तो रिजल्टेंट हमेशा अनकाउंटेबल आएगा। तो बात आपको हमेशा थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो जीत बुराई की होती है भाई, ठीक है। इवन और ऑड में हमेशा ऑड जीत रहा है, मैथ्स में हमेशा ऑड जीतता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी अनकाउंटेबल सेट दिख जाए वो सेट कभी काउंटेबल नहीं हो सकता, याद रखिए, ठीक है। यानी कि कभी ढेरों सेट हम लोग फ्रेम करेंगे आगे, लेकिन कहीं भी अगर अनकाउंटेबल स्ट्रक्चर पिक्चर में दिख रहा है तो हमेशा रुक जाइए, चेक कर लीजिए। बहुत कम ऐसा होगा, वैसे मैं कह सकता हूं कि यस, ऐसा कभी नहीं होगा कि सेट काउंटेबल, रिजल्टेंट काउंटेबल हो जाए, है ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। तो याद रखिए, आज हमने 5 सेट, और अच्छा इसके पहले के फाइनाइट काउंट, और जो सिंगलटन सेट इज आल्सो फाइनाइट, है ना, सिंगलटन सेट इज आल्सो फाइनाइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। आपके लिए होमवर्क है, एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको ये विजुअलाइज करना है कि नेचुरल नंबर और जेड में कौन सा मैप है जिससे ये एग्जॉस्ट नहीं होता। मतलब देखो, कहने को तो इसमें इसको एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए ना इसकी लेबलिंग करते करते, क्योंकि भाई इसमें ये 1 से लेके पॉजिटिव वाले तो चलो लेबल कर दोगे, आपके इंडेक्सिंग सेट में हैं, नेगेटिव वालों को कहां से करोगे, कहां से नए लेबल लाओगे। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग है ये जानना कि हाउ नेचुरल नंबर कैन बी रिलेटेड और डज हैव अ मैप विद सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो कैसे सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, रैशनल नंबर के लिए तो मैंने आपको ये देखिए बताया है कि ये z क्रॉस n से बनता है, z और n दोनों काउंटेबल है, इसलिए ये सेट काउंटेबल हो जाता है ना। q कॉम्प्लीमेंट के साथ दिक्कत क्या है, ये इसके यूनियन में बैठा हुआ है। अब ये काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल गलती से भी हो गया तो रिजल्टेंट को काउंटेबल होना पड़ेगा, यानी r को काउंट, और r काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। ढेरों एग्जांपल हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कई अलग अलग आर्गुमेंट से प्रूव भी करेंगे, है ना। तो ये हमने क्लियर कर लिया, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग है z को काउंटेबल दिखाना, ठीक है। तो आप प्रूव करके लाएंगे या देख के आएंगे कि कैसे z काउंटेबल होता है। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।